हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। एंड हम पहुंच चुके हैं पार्ट नंबर 4 वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज में से। अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नया है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए उन कैंडिडेट्स के साथ जो कि एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आप लोगों ने इतना जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सीरीज को देख रहे हैं, टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने इतना एनालाइज कर लिया होगा कि कहने को तो हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस को डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से करवा रही हूँ कि आपका उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। यानी एक क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आसानी से यहाँ पे अटेम्प्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 में। हमने टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं 31 क्वेश्चन को। तो देखते हैं 31 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपको कहता है, विच 3 साइकोलॉजिस्ट फोकस्ड देयर वर्क ऑन एडोलेसेंट डेवलपमेंट। तो वो साइकोलॉजिस्ट बेटा कौन कौन से थे? दैट इज योर रॉबर्ट हैविगर्स्ट, सेकंड थे दैट इज योर डेविड एल्काइन, एंड लास्ट में थे जेम्स मैर्किया। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। लेकिन आप मुझसे यहाँ पे जरूर क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ पे एडोलेसेंट डेवलपमेंट की जब कभी भी बात होती है तो फ्रूड का क्या कंट्रीब्यूशन था, गिलिगैन का क्या कंट्रीब्यूशन था, कॉलबर्ग ने भी एडोलेसेंट डेवलपमेंट के बारे में बताया था, पियाजे ने भी बताया था। तो मैं यहाँ पर आपको इतना मेंशन कर देती हूँ कि आपके पास जो फ्रूड थियरी है एडोलेसेंस डेवलपमेंट की, या आपके पास जो गिलिगैन थियरी दी थी, या कोलबर्ग ने जो भी आपको कहा था, एंड पियाजे जो थे, इन सभी ने बेटा आपका जो काम था, इन्होंने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ एडोलेसेंस डेवलपमेंट को टच किया था। ठीक है, टच करने का मतलब क्या था? टच ऑन किया था, इट मींस बेसिक जो फोकस्ड वर्क जिन्होंने किया था वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी में सारे के सारे साइकोलॉजिस्ट थे। लेकिन ये फ्रूड, गिलिगैन, कोलबर्ग एंड पियाजे जो थे, इन्होंने फोकस नहीं किया था, इन्होंने इन्हीं की थियोरीज को आगे क्या किया था, कैरी फॉरवर्ड किया था, एंड अपनी अपनी थियोरीज जो थी वो बनाई थी। ठीक है, तो इन्होंने कैरी फॉरवर्ड यही से कॉन्सेप्ट उठाया था, एंड अपने अपने यहाँ पे इन्होंने क्या दी थी, अपने अपने थियोरीज दी थी एडोलेसेंट डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, एज चिल्ड्रन लर्न दे मस्ट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन इन सेटिस्फाइंग देयर विशेस दे डेवलप। जब चिल्ड्रन जो है ये सीख जाता है कि उनको जो है उनकी जितनी भी विशेस अगर पूरी करनी है, उन्होंने सेटिस्फाई करनी है, जो भी उन्होंने डेवलप की है, उनको फॉलो करने पड़ेंगे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वो कॉन्सेप्ट बेटा किसके अंडर आता है? वो आता है आपका सुपर ईगो में। अब यहाँ पर देखो बात हो रही है आईडी के बारे में, यहाँ पर बात हो रही है ईगो के बारे में, एंड यहाँ पे बात हो रही है सुपर ईगो के बारे में। अभी क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आईडी जो है वो कौन से फैक्टर को यहाँ पे डिनोट करती है? तो आईडी प्रोवाइड करती है ड्राइव्स फॉर द बिहेवियर। इट मींस जितने भी आपकी इंस्टिंक्ट है, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है, इंस्टिंक्ट जितने भी हैं आपके पास, ठीक है, इट मींस ये आपको क्या कर रही है, बिहेव करने के लिए ड्राइव कर रही है। इट मींस जितनी भी आपकी इच्छाएं जागती हैं वो कहाँ से जागती हैं? आपका कौन सा फैक्टर है? दैट इज योर आईडी। ठीक है, जो कि आपको क्या करता है, ड्राइव्स फॉर द बिहेवियर। ठीक है, सेकंड है ईगो। ईगो बेटा क्या शो करता है? आपकी रियलिटी को शो करता है। इट मींस आपको रियलिटी का पता होना चाहिए। तो ये क्या बना रहा है? बैलेंस बना रहा है। बैलेंस किस किस के बीच में? बैलेंस बिटवीन बेटा किस किस के बीच में? आईडी एंड सुपर ईगो के बीच में। तो आपको सुपर ईगो के बारे में भी पता होना चाहिए। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो डिनोट करता है आपके पास मोरल, जो भी आपके पास क्या है, परफेक्शन है। ठीक है, मॉरल परफेक्शन मीन्स आपको मॉरली क्या होना चाहिए? बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो जितनी भी मॉरल वैल्यूज जो है, कोई फैमिली ने सेट कर दिया कोई भी स्टैंडर्ड, ठीक है, या सोसाइटी ने सेट कर लिया कि आपको मॉरली ये काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो गलत है चाहे वो क्या है, सही है। ठीक है, लेकिन ईगो क्या करता है? जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी आईडी एंड सुपर ईगो, यानी आपको कहाँ से कहाँ तक के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो सही है या गलत है। और सोसाइटी ने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, उनको फॉलो करते जाना है। ठीक है, लेकिन ईगो एक ऐसी स्टेज है जहां पर मतलब एक
पर्सन जो है उसको इतना पता लग जाता है कि मुझे अपनी इच्छाओं को किस तरीके से दबाना है अगर वो गलत है, और मुझे सोसाइटी के इन नॉर्म्स में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है क्योंकि ये गलत स्टैंडर्ड जो है ये गलत डायरेक्शन में मुझे लेके जा रहे हैं। तो ईगो जो है वो किस में आता है, आपके रियलिटी में आता है, ये रियलिटी वर्ल्ड को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि चिल्ड्रन जब लर्न कर जाता है क्या सीखने के लिए, कि उसको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ही करने हैं। ठीक है, जो भी उसकी विशेष है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बेटा क्या हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किस में आता है, आपके सुपर ईगो के अंदर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है गेस्टॉल्ट थेरेपी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब गेस्टॉल्ट थेरेपी जो है वो 5 टाइप की है, आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे 5 टाइप्स में यहाँ पे मेंशन करने जा रही हूँ। ठीक है, 5 टाइप्स जो है, अब इनमें से कौन कौन से अभी तक यूज हो रहे हैं एंड कौन कौन से जो है जो यूज नहीं हो रहे हैं उनके बारे में भी मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको। और आपका जो आपके पास जो टाइप फर्स्ट है, ठीक है, वो किसके बारे में है, दैट इज साइको एनालिसिस के बारे में। ठीक है, साइको एनालिसिस के बारे में, साइको एनालिसिस भी बोलते हैं इसको एंड साइको डायनेमिक भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, थ्योरी है आपके पास, थेरेपी है फर्स्ट। ठीक है, सेकंड थेरेपी का नाम है दैट इज योर बिहेवियर थेरेपी। सेकंड थेरेपी का नाम है बिहेवियर थेरेपी एंड थर्ड जो आपके पास थेरेपी है दैट इज योर कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव। फोर्थ जो है वो क्या है आपके पास, ह्यूमनिस्टिक है। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक। एंड फिफ्थ वन जो है दैट इज होलिस्टिक है, जिसको हम इंटीग्रेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, होलिस्टिक। ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, उनको अगर इन 5 थेरेपिस्ट के बारे में पता है तो वो क्या करेंगे, बिहेवियरल थेरेपी को यहाँ पर क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब देखो, साइको एनालिसिस या साइको डायनामिक में हम किस चीज को स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे स्टडी करते हैं ड्रीम एनालिसिस को, और किस तरीके से करते हैं वो स्टेजेस में मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ड्रीम एनालिसिस, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ड्रीम एनालिसिस, यानी फर्स्ट जो थेरेपी है वो क्या है आपके पास, साइको एनालिसिस, क्योंकि गेस्टॉल्ट थेरेपी को बेटा हम क्या बोलते हैं, साइको एनालिसिस थेरेपी भी बोलते हैं या साइको डायनेमिक आपकी साइकोलॉजी भी बोलते हैं, जिसमें ड्रीम एनालिसिस की जाती है। लेकिन ये कैसे की जाती है, आपके पास जो है कुछ फेजेस रहते हैं। ठीक है, मींस गेस्टाल्ट थेरेपी में कुछ फेजेस रहते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही थेरेपी को अप्लाई नहीं कर दोगे। सबसे पहले जो फेज आता है दैट इज आता है आपके पास सेंसेशन, उसके बाद आता है आपके पास अवेयरनेस। मैं वन बाय वन को इसको क्या करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूरे तरीके से आपको क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वन है मोबिलाइजेशन, उसके बाद आता है आपके पास एक्शन, कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास सेटिस्फेक्शन एंड लास्ट में आपके पास आता है फेज दैट इज योर टेस्ट या बेटा विड्रॉल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, विड्रॉल। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, सबसे पहले क्या हुआ गेस्टाल्ट थेरेपी के अकॉर्डिंग कि कोई चीज आपको सेंस हुई। ठीक है, कोई चीज सेंस हुई मीन्स किसी स्टूडेंट ने बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये चीज उसको क्या हुई, सेंस हुई। इट मीन्स वो किस में आएगी, पहले ड्रीम, उसने ड्रीम देखा, उसने सेंस किया, ड्रीम देखा कि मुझे क्या बनना है, एक डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो वो सेंसेशन में आ गया सबसे पहला। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो क्या हुआ, अवेयर हुआ। थर्ड स्टेज में क्या किया, मोबिलाइजेशन, मीन्स मुझे डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे 12th पास करना पड़ेगा, फिर नीट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, फिर मुझे एमबीबीएस में क्या मिलेगी, सीट मिलेगी। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको मोबिलाइज किया, यानी एक्शन में लेकर आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक्शन कॉन्टेक्ट हुआ, किसके साथ, उसने नीट का एग्जामिनेशन क्या कर लिया, क्लैरिफाई कर दिया एंड कहाँ पर आ गया वो, अब उसको एक जो है वो सीट मिल चुकी है। ठीक है, तो एक्शन कॉन्टेक्ट, यानी एक्चुअल में उसने जो एक्शन किए थे वो अब कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। मींस अब उसने नीट का एग्जामिनेशन देने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या बनेगा, डॉक्टर ही बनेगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसको सीट मिल गई तो उसको क्या हुई कि एक सेटिस्फेक्शन होगी। ठीक है, कि सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ मैं ये मेरा जब कोर्स पूरा हो जाएगा 4 इयर्स का जो भी है एमबीबीएस का, जब पूरा हो जाएगा तो मेरे को क्या है, एक सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिल चुकी है कि जो मैंने ड्रीम देखा था वो क्या हो रहा है, अब सक्सेसफुल हो रहा है। लास्ट में जब उसने एमबीबीएस की डिग्री पूरी कर ली तो बेटा वो क्या आ गया, उसको विड्रॉल मिल गया, उसको किसका, जो भी उसने ड्रीम देखा था, जो भी उसने सेंस किया था। ठीक है, तो लास्ट में मतलब क्या हो गया, उसका टेस्ट हो गया, मीन्स जो भी उसने ड्रीम देखा था उसका टेस्ट हो गया। ठीक है, मीन्स विड्रॉल हो गया। इट मीन्स यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि यहाँ पे क्या हो गया, उसको रिजल्ट मिल गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि फेजेस बेटा कहाँ से शुरू हो रहे हैं, सेंसेशन से शुरू हो रहे हैं, जो कि बेटा किसके अंडर आती है, आपके ड्रीम एनालिसिस के अंदर, जो कि ऑप्शन नंबर डी को
क्या कर रही है, पूरे तरीके से जस्टिफाई कर रही है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पर मोस्टली जो कॉमन यूज्ड थेरेपीज हैं वो बेटा 4 ही हैं, दैट इज साइको एनालिसिस या साइको डायनेमिक जो है उसका अभी इतना यूज नहीं होता है। इट मीन्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फोर्थ, इट मीन्स ये 4 ही अब थेरेपीज बची हैं जो कि बेटा किस में यूज की जाती हैं, गेस्टाल्ट थेरेपी में यूज की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। बोला गया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो थे ट्राई की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने दी थी, उन्होंने फिर इसको किस में डिवाइड किया था, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो ये 3 कैटेगरीज बेटा कौन कौन सी थी? इट मीन्स अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ वो 3 कैटेगरीज बेटा थी आपके पास। हम यहाँ पे बात करते हैं, मैं यहाँ पे फर्स्ट बात कर लेती हूँ यहाँ पे, दैट इज योर प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल। उसके बाद थी बेटा आपके पास क्रिएटिव। ठीक है, उसके बाद थी बेटा आपके पास एनालिटिकल। एनालिटिकल। ठीक है, अब देखो इंटेलिजेंस जो है हम किस तरीके से जो है उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आपके रॉबर्ट ने ये कहा कि किसी भी तरीके की इंटेलिजेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव एंड एनालिटिक। कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए लेकिन सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, एनालिटिक थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, एनालिटिक थिंकिंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। अब इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है, ठीक है, आपके पास आपने वो थिंक कर लिया और आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब उस भी कोई भी प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन जो है, तो आपके पास किस टाइप की थिंकिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए कि मुझे अब इस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, इसकी जो भी प्रॉब्लम है इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा ब्रॉड सेंस में इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, तो वो किस में आता है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट में बेटा क्या करना है, आपने उसको अप्लाई करना है। ठीक है, किसके साथ एडजस्ट होने के लिए, एडजस्ट विद किसके साथ होना है, अब आपने एडजस्ट विद इन्वायरमेंटल। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ जब आपने कोप करना है या एडजस्ट होना है तो बेटा किस टाइप की थिंकिंग चाहिए आपको, प्रैक्टिकल थिंकिंग चाहिए फिर आपको। ठीक है, तो 3 जो आपने यहाँ पे डिवाइड किया हमने इंटेलिजेंस को अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, इट मींस वो क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल आपके पास कहाँ पे है, देखो जरा, प्रैक्टिकल है, ये नहीं है और ये तो है। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट है तो बिल्कुल भी नहीं, एक्सपेरिमेंट जहां जहां है वो भी लॉजिकल भी नहीं होनी चाहिए, इट मींस ऑप्शन नंबर ई। इट मींस एनालिटिक थिंकिंग होनी चाहिए, ये देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग होनी चाहिए कि आप क्या बन सको, आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल क्यों होना, प्रैक्टिकल थिंकिंग का होना क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप एडजस्ट करते हो, आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए प्रैक्टिकल थिंकिंग में कि आप इन्वायरमेंट के साथ या सोसाइटी के साथ जो है वो एडजस्ट कर पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई जो है वो क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि यहाँ पे इन्होंने कोई टेस्ट दिया था, वो उस टेस्ट का नाम क्या है, STAT, इट मीन स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक एबिलिटीज टेस्ट। और ये टेस्ट बेटा क्या मेजर करता था, ये जो 3 मैंने यहाँ पर आपको कैटेगरीज बताई इनको क्या करता था, ये मेजर करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, 35 क्वेश्चन को देखो। बोला गया है इफ 4-year old girl correctly answered question on an intelligence exam similar to 5 years old girl, she would be said to have mental age of 5। it means mental age उसकी कितनी होगी बेटा, 5 होगी। इन दिस केस उसका इंटेलिजेंस क्वोशंट हमने बताना है। तो इंटेलिजेंट क्वोशंट जो है बेटा एक टॉपिक है। ठीक है, आपके एवरेज बच्चे का कितना IQ लेवल रहता है, कौन सी थ्योरी थी, कौन से टेस्ट थे, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो कि मैं ऊपर आई बटन में भी मेंशन कर दूंगी। जब आप वीडियो को स्टार्ट करोगे तो आप वहां पर जाके उस वीडियो का जो लिंक है मैं दे दूंगी, आप वहां पे जाके उस वीडियो को जो है देख सकते हो। तो IQ के रिगार्डिंग जितने भी आपके जो डाउट्स हैं वो वहां से क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, हमने क्या निकालना है IQ। तो IQ के लिए बेटा फॉर्मूला रहता है दैट इज योर मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लीकेशन विद 100। अब देखो मेंटल एज कितनी है उसकी, इट मीन 4 साल की लड़की है, वो आंसर दे रही है एक इंटेलिजेंस टेस्ट में जो कि 5 साल के बच्चे को देना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो मेंटल एज है वो कितनी होगी, अब 4 होगी, सॉरी 5 होगी। क्रोनोलॉजिकल उसकी एक्चुअल में एज कितनी है, वो 4 साल की है, लेकिन वो 5 साल के बच्चे का दिमाग रखती है, तो ऑब्वियस सी बात है क्रोनोलॉजिकल एज क्या होगी उसकी, 4 होगी। मल्टीप्लाई विद 100 हो गया। ठीक है, इसको जरा डिवाइड करो कितना बनेगा, 1.25। तो ऑब्वियस सी बात है 1.25 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो बेटा कितना आएगा, ये 125, जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है ड्यूरिंग द कंडीशनल प्रोसेस ऑफ Pavlov's dogs what element of classical conditioning did the bell and food play, मीन्स बेल किस तरीके से काम कर रहा है, फूड प्ले किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि बेल जो है वो एक कंडीशनल स्टिमुलस की तरह काम कर रही है और ये अनकंडीशनल स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। तो इट मींस ऑप्शन नंबर ए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं इन विच मेथड, यहाँ पे मेथड पूछा गया है ऑफ द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो ये मेथड होता है बेटा एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में, अगर हम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैनिपुलेशन ऑफ द बेटा क्या होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है, ठीक है। मैनिपुलेशन, ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सपेरिमेंट मेथड जो है वो किसको रेफर कर रहा है, ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ independent variable and मेजरमेंट ऑफ बेटा किसकी होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की, मेजरमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वेरीज करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, एंड क्या होता है बेटा एंड कंट्रोल ऑफ एक्स्ट्रानियस वेरिएबल, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो रेफर करता है। इट मींस आपके पास जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको आप मैनिपुलेट करते हो एंड जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है, ये मैनिपुलेट किए जाते हैं, ठीक है। एंड इनको क्या किया जाता है बेटा मेजर किया जाता है, ठीक है। और ये पूरे तरीके से एक तरीके के कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि आपके पास कोई ना कोई वेरिएबल जो है वो यहाँ से जरूर निकल कर आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 38 क्वेश्चन की। वुड्सवर्थ अप्रोच जो थी डिफाइन करने को, मीन साइकोलॉजी को जब वो डिफाइन कर रहे थे उनकी अप्रोच क्या थी, उनकी अप्रोच थी बेटा डायनामिक, ठीक है। तो वुड्सवर्थ की इस साइकोलॉजी को बेटा और क्या बोला जाता है, डायनामिक साइकोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। डायनामिक साइकोलॉजी भी बोला जाता है और मैं इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ कि ये कब हुई थी, 1918 में हुई थी, ठीक है। अब ये क्या करती है कि जो आपके पास बिहेवियर है, ठीक है, बिहेवियर ऑब्वियसली बात है कि आपने बिहेवियर ही क्या करना है एनालाइज करना है। तो बिहेवियर को बेटा किस किस के साथ कंबाइन कर दिया, एक्सप्लेन उन्होंने क्या किया था डायनामिक साइकोलॉजी में। हम क्या करते हैं बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं बाय कंबाइनिंग थ्योरीज, ठीक है। और वो थ्योरीज बेटा कौन कौन सी हैं, मोटिवेशन, नंबर 1 मोटिवेशन की थ्योरीज, सेकंड बेटा क्या है आपके पास परसेप्शन की थ्योरी, उसके बाद थर्ड क्या है आपके पास दैट इज योर लर्निंग की थ्योरी, एंड लास्ट में है बेटा आपके पास थिंकिंग, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि बेटा ये क्या क्या है। जो वर्ड्सवर्थ थे वो क्या बोलते थे कि आपके पास जो डायनेमिक साइकोलॉजी है उसमें हम बिहेवियर को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम क्या करेंगे थ्योरीज को कंबाइन कर देते हैं, यानी मोटिवेशन जो है मोटिवेशन की थ्योरी को भी उन्होंने कंबाइन कर दिया, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे किसी भी तरह की मोटिवेशन जो है वो हर एक पर्सन पे अलग अलग वर्क करेगी, कुछ ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा, कुछ बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होंगे, कुछ जो है वो थोड़े मीडियम वाले होंगे, मीडियोकर रहे होंगे। सेकेंड थ्योरी मीन्स परसेप्शन जो है किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी भी स्टेटमेंट को लेके या किसी भी टॉपिक को लेके हर किसी का परसेप्शन जो होता है बेटा वो अलग अलग होता है। तो इसकी वजह से भी हम क्या कर सकते हैं किसी भी पर्सन का बिहेवियर जो है वो बता सकते हैं कि मतलब आपका अलग अलग रहता है वो, ठीक है। उसके लर्निंग जो है, अब लर्निंग जो है वो हर किसी पर्सन की जो है डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है, तो उस वजह से भी हम क्या कर सकते हैं बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपकी थिंकिंग जो है, थिंकिंग भी क्या होती है आपके पास कि हर पर्सन की बेटा अलग अलग है, ठीक है। हर लेवल जो है, हर जो आपके पास एज क्राइटेरिया है, ठीक है, या जो ज्यादा सिटी डेवलप्ड सिटीज में रहते हैं उनकी थिंकिंग अलग है, ठीक है, जो थोड़े गांव में रहते हैं उनकी थिंकिंग अलग है। तो इन सभी फैक्टर्स, ये जो सारी थ्योरीज हैं, इन सभी की मदद से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी पर्सन का बिहेवियर जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि किसके अंडर आता है आपका डायनेमिक साइकोलॉजी के अंडर आता है। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला था कि बिहेवियर जो है वुड्सवर्थ क्या बोलते हैं कि आपके पास जो बिहेवियर है एंड कॉन्शियसनेस जो है, एंड आपके पास जो कॉन्शियसनेस है ये क्या है सब्जेक्ट मैटर है किसके, आपके साइकोलॉजी के। तो ये भी पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर एंड कॉन्शियसनेस
आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। तो बेटा वो कौन थे? आपके वर्ड्सवर्थ थे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिया है। और ये भी पूछा जाता है कि डायनेमिक साइकोलॉजी के अंडर किन थ्योरीज को जो है क्या किया था, ऐड किया था, ये कंबाइन किया था। वो थ्योरीज कौन कौन सी थी? मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग और थिंकिंग। ठीक है, 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लॉक अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब बहुत से बच्चे और बहुत से प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका जो आंसर है वो होल है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि गेस्टाल्ट वर्ड का जो मीनिंग है वो होल है तो आप हर किसी वर्ड को होल ही यहाँ पे मेंशन करके आओगे। जहाँ पे कहीं पर भी होल है उसको बेटा निगलेक्ट करो, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका जो सही आंसर है दैट इज योर परसेप्चुअल यूनिट। अब आपने देखा होगा आसमान में जो है वो कुछ पक्षी जो है बेटा उड़ते हैं, और आपने देखा होगा कि कुछ पक्षी जो है वो एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव करते हैं। लेकिन कुछ पक्षी जो होते हैं वो थोड़ा अलग मूव करते हैं। ठीक है, और अलग डायरेक्शन होती है। जो थोड़ा दूसरा ग्रुप है वो भी क्या करता है? अलग मूव करता है। तो बेटा ये किस तरीके से आप क्या बता सकते हो? एज अ होल बता सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बता सकते हो। परसेप्चुअल का मीनिंग क्या होता है कि कोई पर्सन जो है या कोई भी आपके पास पर्सन जो है वो किस तरीके से किसी चीज को देख रहा है या उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, इंटरप्रेट कर लिया। अब यहाँ पे देखो मैं मान सकती हूँ कि दो पक्षी यहाँ पे इस तरीके से उड़ रहे थे, बाकी पक्षियों ने क्या किया? इन दोनों को क्या किया? इंटरप्रेट किया, अंडरस्टैंड किया। जो भी इन्होंने देखा वैसे ही क्या करना है? किया, इन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया और वैसे ही इमिटेट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये अलग रूप बन गया। अब कुछ पक्षी से वो यहाँ पे जा रहे थे, ठीक है, इनकी डायरेक्शन अलग थी, तो इन्होंने क्या किया? अपना एक अलग इंटरप्रेट कर लिया कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड ग्रुप के साथ भी वही सेम चीज हुई, तो इसको हम बोलते हैं परसेप्चुअल यूनिट। इट मीन्स परसेप्चुअल का यहाँ पे मीनिंग क्या है? रिलेटिंग टू द वे जहां पर हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं जो भी हम देखें या जो भी हम नोटिस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे बेटा आपकी गेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल जो है वो फॉलो हो रही है। ठीक है, एंड ये प्रिंसिपल बेटा कौन कौन से हैं वो एक्सप्लेन करती हूँ मैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी। सेकंड वन है आपके पास दैट इज कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन। थर्ड प्रिंसिपल जो है बेटा वो क्या है आपके पास? दैट इज क्लोजर। उसके बाद क्या है? फोर्थ, प्रॉक्सिमिटी। फिफ्थ प्रिंसिपल जो है वो कहता है आपके पास सिमेट्री। ठीक है, एंड सिक्स्थ जो प्रिंसिपल है वो क्या करता है? आपका फिगर आउट। ठीक है, फिगर आउट, एंड इसको मैं बोल सकती हूँ ग्राउंड। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल बेटा यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। ऑब्वियसली बात है सिमिलैरिटी शो करनी है। इन पक्षियों ने, इस वाले ग्रुप ने अलग सिमिलैरिटी शो करनी है, इस ग्रुप ने अलग। इस ग्रुप को मैं नंबर 1 दे देती हूँ, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। अब ये ग्रुप बेटा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इस वाले डायरेक्शन में, ये इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनका क्या है बेटा? हर किसी की सिमिलैरिटी है। ठीक है, लेकिन एज अ होल नहीं है। ये इसकी अलग है, इसकी अलग है और इसकी अलग है। दूसरा क्या है कि ये जो पैटर्न ये बना रहे हैं ये सारे के सारे कंटिन्यूटी में है। ये सारे पक्षी यही उड़ेंगे, ये बेटा यहाँ जाएंगे, एंड ये इनकी जो डायरेक्शन है वो अलग डायरेक्शन में रहेगी। उसके क्लोज है। अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं बोलती 50 है। ठीक है, यहाँ पे बेटा 40 हो सकते हैं, यहाँ पे बेटा 30 हो सकते हैं। इट मीन्स ये सारे के सारे क्लोजर प्रॉपर्टी में आ गए। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी बेटा सबको पता है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी, उसका सिमेट्री बनाई, एंड लास्ट में बेटा इन्होंने क्या किया? एक तरीके का हमें क्या मिल गया? एक परसेप्चुअल यूनिट यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस फ्लॉक वर्ड को जो है पूरे तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। एज अ होल नहीं लिख कर आना है, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, साइकोलॉजी को पढ़ना है, थोड़ी डीप है लेकिन बहुत इजी है। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही हूँ तो बहुत ज्यादा इजी है ये। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का। 40th क्वेश्चन है ये। जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे, ठीक है, जो स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बात करते थे, इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, इसका ऑप्शन सही है बेटा कॉन्शियसनेस। और वो किस तरीके से है? आपको पता है कि जब हम कभी भी बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, तो कॉन्शियसनेस को ही हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी बोल देते हैं। अब आपको इतना भी पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट था बेटा किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके विलियम वोंट ने। और इनके साथ बेटा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, इनके साथ इनके स्टूडेंट भी थे, दैट इज योर एडवर्ड बी टिचनर। ठीक है, एडवर्ड बी टिचनर इनके स्टूडेंट थे जिन्होंने कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया था अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि आपको यहाँ पे कॉन्शियसनेस के कंपोनेंट भी पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन को बेटा इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कॉन्शियसनेस के कौन से कंपोनेंट हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, तो वो कंपोनेंट बेटा 3 टाइप के हैं।
ठीक है, पहला जो आपके पास कंपोनेंट है दैट इज योर सेंसेशन। जो भी बेटा पहले, सबसे पहले क्या करोगे, किसी भी चीज को कॉन्शियसनेस में सबसे पहले आप क्या करते हो, आपको कोई चीज सेंस होती है। अब ये सेंस क्या हो सकती है, साइट जो भी आप देख रहे हो, या आपने बेटा कोई साउंड सुनी, ठीक है, या बेटा आपने कोई चीज जो है वो टेस्ट करी, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड क्या है, इसके पास इमेजेस हैं, जितने भी आपके थॉट्स हैं उनकी इमेजेस बनना शुरू हो जाती हैं। इट मींस यहाँ पे कंपोनेंट बेटा किसके आएंगे, इमेजेस में, जो भी आपके ब्रेन में बनती हैं, मेमोरी प्रोसेस में बनती है, दैट इज योर कंपोनेंट ऑफ जो भी आपके बेटा थॉट्स के हैं, जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है। थर्ड यहाँ पर क्या आ जाता है, अफेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, आपका मेंटल प्रोसेस है तो इतना तो है, बट आपको पता कि वहां पे इमोशंस की भी वैल्यू होगी, ठीक है। एंड लास्ट जो कंपोनेंट है दैट इज योर अफेक्शन, जहां पे हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ किसकी, इमोशंस की। अब आपको ये और किस तरीके से पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरलिज्म, कॉन्शियसनेस जो है, इट मींस कॉन्शियसनेस साइकोलॉजी जो है वो किसके ऊपर फोकस करती है, तो बेटा ये फोकस करती है आपके पास दैट इज योर ब्रेकिंग डाउन ऑफ, ब्रेकिंग डाउन ऑफ, ब्रेकिंग डाउन और ब्रेक बेटा किसको करना है, ये सारी की सारी प्रोसेस बेटा कहाँ हो रही हैं, आपके मेंटल प्रोसेसेस हैं ये सारी की सारी। ब्रेकिंग डाउन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेस बेटा किस में, कंपोनेंट्स में, इनटू बेसिक कंपोनेंट्स, इनटू बेसिक कंपोनेंट्स, ठीक है, इनटू बेसिक कंपोनेंट्स। एंड ये जो कंपोनेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स जो भी हैं आपके कॉन्शियसनेस के, इनको हम किस मेथड से जो है वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, उस मेथड का नाम है बेटा आपके पास इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। तो देखो एक ही क्वेश्चन में बेटा कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं आपसे। इस क्वेश्चन जो है वो पहले की किस ऐसे ही पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा कि किसने दी थी, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आपको इतना पूछ सकते हैं कि कॉन्शियसनेस की कौन कौन से कंपोनेंट थे, सेंसेशन थी, इमेजेस थे एंड इफेक्शन थे। इट मींस आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके कॉन्शियसनेस यानी मेंटल प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं हम। कॉन्शियसनेस जो है किसके ऊपर फोकस करता है कि जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस आपकी हो रही हैं उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट में। अगर आपको सेंसेशन हो रही है तो इसके बेसिक कंपोनेंट क्या रहेंगे, साइट, साउंड या टेस्ट। इमेजेस बन रही होंगी तो ऑब्वियसली जितने भी आपके थॉट्स रहे होंगे, ठीक है। अब थॉट्स जो है एक टाइप के नहीं होते, बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। अफेक्शन भी जितने भी आपके इमोशंस हैं, आपको खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे हमने क्या करने हैं, इनको ब्रेक डाउन करना है बेसिक कंपोनेंट में। एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ मेंटल प्रोसेस इनटू बेसिक कंपोनेंट को किस मेथड के द्वारा जो है हम मेजर करते हैं, तो बेटा वो मेथड भी पूछा जाता है दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। यही स्टेटमेंट लिखी होगी एग्जैक्ट, ठीक है, और नीचे मेथड दिए गए होंगे, एक्सपेरिमेंट मेथड है, इंट्रोस्पेक्शन है और भी अलग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो ये थे आज के पार्ट नंबर 4 में हमने 40 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, 40 क्वेश्चन तक हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। मिलते हैं 5th पार्ट के साथ आपको कल। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।